नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केदारनाथ पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान की समीक्षा की है। सचिवालय में संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक में चार धाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है। मुख्य सचिव ने दर्शन टोकन के साथ लाइव नंबर और संभावित दर्शन समय डिस्प्ले अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। दिव्यांग और असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए व्हीलचेयर और ग्लोव कार्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही साइनेज और क्यूआर कोड आधारित सूचना पटल लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। केदारनाथ रोपवे के बाद बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए अभी से तैयारियां तेज करने पर विशेष फोकस किया गया है। तो आपको बता दें कि समीक्षा बैठक की गई है। रोपवे के बाद यहां भीड़ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद आपको बता दें एक बैठक ली गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मास्टर प्लान की समीक्षा की है और संबंधित विभागों डीएम के साथ उनकी ये बैठक हुई है। तमाम दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ योजनाओं की समीक्षा इस बैठक के दौरान की गई। चारधाम यात्रा को किस तरीके से और ज्यादा बेहतर बनाया जाए, इस पर भी जोर दिया गया है। तो दर्शन व्यवस्था और पारदर्शी होगी और ऐसे में आपको बता दें कि जगह जगह पर क्यूआर कोड लगाने के लिए कहा गया है, ताकि लोग आसानी से उसे स्कैन करके उस बारे में जानकारी ले सके। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए भी तमाम व्यवस्थाओं की बात कही गई है। तो रोपवे के बाद अब कहा जा रहा है कि भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी, जिसे देखते हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मास्टर प्लान की समीक्षा की है और संबंधित जो विभाग हैं और डीएम उनके साथ उन्होंने बैठक की और विस्तार से इस पर चर्चा की गई है। केदारनाथ बद्रीनाथ योजनाओं की भी इस बैठक में समीक्षा की गई। चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने पर पूरी तरीके से फोकस रहा। इसी के साथ आपको बता दें कि दर्शन व्यवस्था कैसे और अच्छी तरीके से हो सके, कैसे पारदर्शी हो सके, इसके भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधा के दिशा निर्देश जारी किए गए। खबर देहरादून से है, जहां नववर्ष की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीजीपी उत्तराखंड खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और डीजीपी ने देहरादून के प्रमुख और व्यस्त मार्गों पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। नववर्ष पर भारी संख्या में पर्यटकों के आवागमन को देखते हुए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई। निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता न हो। उन्होंने कहा कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित, सुगम और शांत वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो नववर्ष की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीजीपी खुद ग्राउंड पर पहुंचे। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर उतरकर निरीक्षण किया। देहरादून में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। पर्यटकों की सुरक्षा को उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। यातायात और कानून व्यवस्था पर काफी सख्त नजर आए। चप्पे चप्पे पर इस वक्त आपको बता दें कि उत्तराखंड में पुलिस को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और डीजीपी खुद इसका निरीक्षण करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डीजीपी खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि नए साल पर किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैले। इसके लिए डीजीपी ने खुद तमाम चीज़ों का निरीक्षण किया है और जो तमाम आला अधिकारी उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आए। तैयारी है जो यहाँ सेलिब्रेशन होते हैं, तो वो एसएसपी देहरादून और उनकी पूरी टीम ने व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए एक विशेष बैठक करके निर्देश दिए थे पूरे प्रदेश के लिए, तो यहाँ पर भी देहरादून पुलिस ने सभी प्रकार के जो यातायात व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था है, जो आपके भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें विशेष सुरक्षा प्रबंध, महिला कर्मियों की ड्यूटी। धर्मनगरी हरिद्वार आज संन्यास, साधना और सनातन परंपरा के विराट उत्सव की साक्षी बनने जा रही है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का पंचम संन्यास दीक्षा महोत्सव भव्य और दिव्य रूप में आयोजित किया जा रहा है। श्री सिद्धपीठ, दक्षिण काली मंदिर, नीलधारा, गंगा तट,
चंडीघाट में होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महोत्सव संतों, महंतों, महामंडलेश्वरों और जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा। देश भर से सैकड़ों साधु संत, धर्माचार्य, राजनेता और फिल्म जगत के नामचीन हस्तियों के पहुंचने की संभावना है। तो धर्मनगरी में भव्य संन्यास उत्सव का आयोजन हो रहा है। पंचायती निरंजनी अखाड़े का ये आयोजन है। संत समाज का विराट संगम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि गंगा तट पर दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देश भर से दिग्गज इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और हरिद्वार में बीते 4 दिनों से पड़ रहे घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन की रफ्तार को लगभग थाम सा लिया है। ठंड से बचने के लिए स्थानीय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में अलाव जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था की गई है। खास तौर पर कनखल क्षेत्र के सबसे व्यस्त चौक बाजार में रोजाना बाहर से बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है, जिसे देखते हुए यहां पर्याप्त मात्रा में लकड़ी उपलब्ध कराई गई है। ठंड और कोहरे के बावजूद बाजारों में चहल पहल बनी हुई है और प्रशासन लोगों को राहत देने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। तो देखिए, 4 दिन से ठंड से लोगों का हाल बेहाल हुआ है। कोहरे ने लोगों की रफ्तार को थाम लिया है। अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम किए हैं। ठंड के बाद भी बाजार काफी गुलजार नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड इस वक्त पड़ रही है और न केवल ठंड बल्कि आपको बता दें कि कोहरा भी उतना ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी की अगर बात कर ली जाए तो विजिबिलिटी भी शून्य है, जिससे लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राज्य सरकार की अगर बात कर ली जाए तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी राज्य सरकार की तरफ से की गई हैं। जगह जगह पर शेल्टर्स बनाए गए हैं और अलाव के लिए लकड़ियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि लोगों को इस वक्त इस भीषण ठंड से दो चार होना पड़ रहा है और जगह जगह पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। नगर पालिका की तरफ से अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। 1 हफ्ते से लकड़ी आ रही है और 50-60 किलो लकड़ी आती है। ठीक मात्रा में लकड़ी आ रही है। सही काम हो रहा है। बहुत हो रही है। कोहरा पड़ रहा है, शाम का भी, रात को कोहरा हो जाता है। उसके लकड़ी के चारों तरफ हम लोग चले जाते हैं, डंगर बैठ जाते हैं, पशु वगैरह जो भी है। और चलिए अब सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जहाँ कम वहाँ हम, ऐसी जो युक्ति है उस पर अपने आप को उपयुक्त स्थान पर सदैव लगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हो रही अत्याधुनिक तकनीक से युक्त नई बसें हमारे राज्य के परिवहन तंत्र को और मजबूती देंगी और मजबूती प्रदान करेंगी और यात्रियों को ले सुविधाजनक होंगी, क्योंकि हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार के अलग अलग वर्गों के लोग आते हैं। यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं, तीर्थयात्री भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में अपने शिक्षण के लिए भी आते हैं। हमारे काफ़ी देश भर के बच्चे लाखों की संख्या में अनेक इंस्टीट्यूशनों में पढ़ते हैं, अनेक विद्यालयों में पढ़ते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ते हैं और इन बसों से यात्रियों की यात्राएं एक तो सुरक्षित होंगी, सुविधाजनक होंगी और किफ़ायती यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेंगी। इससे हमारी सामाजिक और आर्थिक और पर्यटन की गतिविधियों को भी एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। हमारे राज्य की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हमारे राज्य में जहां एक बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, वहीं गहरी घाटियां हैं, वहीं दुर्गम और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र भी हैं।
जो परिवहन सुविधाओं के लिए परिवहन निगम के नेटवर्क पर ही निर्भर रहते हैं। कितना सारा स्थान है आप देखिए, अगर परिवहन निगम की बसें वहां के लिए एक तरह से लाइफ लाइन का काम भी करती है, लाइफ लाइन की तरह करती है। ऐसे में एक प्रभावी परिवहन तंत्र न केवल नागरिकों की सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है, बल्कि हमारी अन्य गतिविधियां, दैनिक जीवन में होने वाली अन्य गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उन सभी को बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए हमारी सरकार का इस संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक कोने को बेहतर नेटवर्क से जोड़ा जाए, विश्वसनीय जो परिवहन सेवाएं उससे जोड़ा जाए, लोगों का भरोसा भी हमारे लिए बने। ये अत्याधुनिक बसें हमारे संकल्प को पूरा करने में, लोगों के विश्वास को बढ़ाने में, अन्य गतिविधियों को और तेज करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां राज्य में 13 से अधिक नए बस स्टैंडों और कार्यशालाओं का निर्माण कराया है, वहीं 14 अन्य स्थानों पर कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 4 स्थानों पर ISBT का कार्य भी निर्माणाधीन है। इतना ही नहीं, हम शीघ्र ही अपनी बसों के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को भी सम्मिलित करने जा रहे हैं। और मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारी परिवहन निगम की बसों में GPS सिस्टम, CCTV कैमरे, इमरजेंसी बजर, टिकटिंग, फ्लीट मॉनिटरिंग और समयबद्ध मेंटेनेंस जैसी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं, जो सुरक्षित सफर के साथ साथ हमारे कर्मचारियों के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अपने कर्मचारी साथियों और चालक, परिचालक, उनकी समस्याओं से भी हम भली भांति परिचित हैं और इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए हमने चाहे DA में बढ़ोतरी हो, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना हो, या निगम में भर्तियों के माध्यम से मैन पावर की समस्या का समाधान करना हो, हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निगम के और हमारे अन्य कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। आज जब हम उत्तराखंड परिवहन निगम को फिर से सशक्त बनाने के लिए, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तभी आवश्यक हो जाता है कि हम इस सच्चाई को भी सामने रखें कि जनता को भी पता होना चाहिए कि किसने निगम को संभाला है और किसने निगम को डुबाया है, किसके समय में इसमें लापरवाही हुई है, बिल्कुल गंभीरता से इसको देखा नहीं गया। एक शासन था, उस दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम सेवा का नहीं, केवल घोटालों का प्रतीक बन गया था। बस खरीद के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ था, घटिया बसें लाई गई जो सड़कों पर चलने से पहले ही सड़क पर बाद में चलती, पहले वर्कशॉप में खड़ी हो गई। और उस दौर में बसें नहीं बल्कि घोटालों की खेप आई और हमारा जो परिवहन निगम है वो पटरी से उतर गया। तमाम समस्याएं, तमाम दिक्कतें हमारे सामने पैदा हो गई और उस सरकार ने तो यात्रियों की चिंता की ओर भी ध्यान नहीं दिया और न निगम कर्मचारियों की ओर। कई महीनों तक वेतन नहीं मिला, पेंशन नहीं मिले, एरियर लटकाए गए और जो हमारे कर्मचारी अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं, पहाड़ में दिन रात सेवा करते हैं, कठिन परिस्थितियां उनके सामने सदैव होती हैं, उन्हें केवल अपमान सहना पड़ा और इन कर्मचारियों को उस समय में सम्मान नहीं, सिर्फ इंतजार दिया गया, वेतन के मामलों में भी और सुविधाओं के मामले में भी। क्योंकि भाइयों बहनों, उनके पास न तो नीति थी न नीति थी। परिणाम ये हुआ कि उत्तराखंड परिवहन निगम
जानबूझकर कर्ज में डुबो दिया गया। इतना ही नहीं, उस समय भर्ती और जो पदोन्नति थी उसमें भी बड़े पैमाने पर पारदर्शिता छोड़िए, बड़े पैमाने पर जो है भाई भतीजावाद चलता था। लेकिन हमारी सरकार ने परिवहन निगम को बोझ नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना है। सेवा का माध्यम मानकर चाहे कर्मचारियों के हित हो, चाहे हमारे चालक परिचालकों के कल्याण की बात हो या यात्रियों को अच्छी सुविधाएं देनी हो, उन सभी को हमने प्राथमिकता पे लिया है। इसलिए आज हम निगम के बेड़े में नई बसें शामिल कर रहे हैं, कर्मचारियों हितों की रक्षा कर रहे हैं और निगम को फिर से मजबूत करने के लिए आप सबके सुझाव, आप सबके साथ मिलकर हमारे एक परिवार मानकर कि सारे हितधारक जो उसमें काम करने वाले हैं, उनसे ज्यादा अच्छा अनुभव किसको हो सकता है। उसके सही मायने में अगर कोई पूजा हो रही है, तो पूजा के असली जजमान तो वही लोग हैं। उनके बिना पूजा पूरी नहीं हो सकती है, संकल्प हमारा सिद्धि तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हम इसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में अब उस कालखंड की जैसी लापरवाही नहीं बल्कि ईमानदार निर्णय, कठोर फैसले और जवाबदेही की राजनीति का दौर चल रहा है। और हमारे ऐसे अनेक नवाचार जो हमने सबसे मिलकर, सबके सहमति से, सबके सुझावों से, सबसे बात करके जो हमने निर्णय लिए हैं और कठोर फैसले लिए, उसके कारण उत्तराखंड आज प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है और देश के कई सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों में आज उत्तराखंड देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। उत्तराखंड के नवाचार आज चर्चा का विषय बन रहे हैं और मैं आप सबको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जनता की सुविधा और सुरक्षा के साथ साथ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी निष्ठावान अधिकारियों, कर्मचारियों के बल पर हमारा उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और हमारे विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हम सब अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी को आंग्ल वर्ष 2026 की शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आगे के कार्यक्रम में हमने हमारे कुछ खिलाड़ी हैं, मुकेश राणा जी, अमित सैनी जी और हमारे साथ और चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।